आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा नावल पढ़ने वाले हैं और उस नावल का नाम है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, जिसको लिखा है हार्पर ली ने। टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक अमेरिकन फिक्शन है और हार्पर ली एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी। आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 के सिलेबस में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है। यूनिट नंबर जो आपकी 6 है उसमें आपको ये फिक्शन पढ़ना है। ये बहुत ही अच्छा नावल है। आज की इस वीडियो में हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी को हम हिंदी में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू किल ए मॉकिंग बर्ड यानी इसके टाइटल की। मॉकिंग बर्ड एक गाने वाली चिड़िया होती है जो किसी का कुछ नुकसान नहीं करती। अगर इस चिड़िया को कोई मारता है तो पाप है। और इसका जो टाइटल है ये भी यही है कि एक गाने वाली चिड़िया को मार देना, यानी टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक गाने वाली चिड़िया को मार देना। जब आप इसकी समरी भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोप में जो नस्ल भेद था, अमेरिका में और पूरे यूरोप में जो नस्ल भेद था यानी काला गोरा के बीच में जो भेद था, उस पर ही पूरा ये नावल बेस्ड है। और मॉकिंग बर्ड जो चिड़िया होती है वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसा मैंने आपको बताया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि पहले यूरोप में जो नस्ल भेद था जिस कारण गुलामी प्रथा होती थी, अब तो ये प्रथा ख़त्म हो गई है, लेकिन नस्ल भेद जो है वो आज भी है गोरे और कालों के बीच में। और इस नावल में भी एक व्यक्ति को इसीलिए अपराध करार दिया जाता है क्योंकि वह हबशी है, वो काला है। तो पूरी समरी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस नावल को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फिंच फैमिली से, जो अलाबामा के मेकॉम्ब नाम की जगह पर है और ये एक इमेजिनरी टाउन है। इस फैमिली में 3 लोग रहते हैं। एक बच्ची है 6 साल की, स्काउट फिंच, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बताई गई है। मतलब यही इस लड़की जो है स्काउट इस स्टोरी की नरेटर है। इसका एक भाई है जिसका नाम है जेम फिंच और इसके फैमिली में इसके फादर हैं जिनका नाम है एटिकस फिंच। इनकी जो माँ है उनकी डेथ हो चुकी है और मिस्टर एटिकस जो है एक लॉयर हैं। मिस्टर एटिकस जो हैं वो लॉयर हैं और लॉयर होने के बाद भी इनकी जो इनकम है बहुत कम है। हाँ, लेकिन इतनी इनकम इनकी ज़रूर है कि अपने सभी पड़ोसियों में ये अच्छे खासे हैं और ठीक ठाक हैं। और मिस्टर एटिकस जो हैं अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर रख लेते हैं। देखो, जिस टाइम ये नावल लिखा गया था ना, उस टाइम महामंदी थी पूरे विश्व में। पूरे विश्व को इस महामंदी ने, ग्रेट डिप्रेशन ने अपने चपेट में ले लिया था। और ये जो टाउन है मैकॉम, ये भी इसके अंडर में आ चुका था। इस कारण महंगाई की वजह से इनकम बहुत कम थी लोगों की। लेकिन जो मिस्टर एटिकस थे इतना कमा लेते थे कि वो अपनी फैमिली को गरीबी के बाहर रख लेते थे। अब जैसा कि इन दोनों बच्चों की माँ नहीं है तो इन बच्चों को पालने के लिए एक इनके घर में मेड है। इनके घर में जो मेड है उसका नाम है कलपूर्निया और ये भी एक ब्लैक वुमेन है। और ये जो फिंच फैमिली है ये वाइट लोगों की फैमिली है, मतलब ये गोरे लोग हैं। बट इनकी जो नौकरानी है वो ब्लैक वुमेन है, लेकिन इसको बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर की तरह रखा जाता है। मतलब इसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। और जो कलपूर्निया है वो मिस्टर एटिकस की बहुत मदद करती है इन दोनों बच्चों को पालने में, क्योंकि ये दोनों बच्चे छोटे थे। अब ये दोनों भाई बहन जो हैं ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो एक बार गर्मियों की छुट्टी में एक लड़का इनके पास आता है जिसका नाम है डिल अपनी आंटी के घर घूमने के लिए आया है और उसकी आंटी जो हैं इन्हीं बच्चों की पड़ोसी हैं। तो अब ये तीनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं और पड़ोस में घूमने फिरने लगते हैं। वहाँ पर एक स्पूकी हाउस है जिसको रेडले हाउस कहा जाता है। उसमें डिल काफ़ी ज़्यादा रुचि लेता है। वो जो घर है वो मिस्टर नाथन रेडले का है, जिसमें उनका भाई बो रेडले रहता है, जो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता। मतलब उस पड़ोस में रहने वाले जितने भी लोग हैं अभी तक बो रेडले को नहीं देखे हैं। और उनके बारे में एक अफवाह भी है कि वो कुत्ता बिल्ली सबको मार कर खा जाता है। तो ये अफवाह सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि ये चीज़ें सच हैं, बट ये सब कुछ अफवाह थी। लेकिन जो बो रेडले था वो कभी लोगों के सामने आता नहीं था। मतलब आसपास के किसी ने भी उसे देखा नहीं था, बट वो कई सालों से वहाँ पर रह रहा था। तो ये जो तीनों बच्चे हैं अब दोस्त तो बन चुके हैं और पूरे पड़ोस में ये लोग घूमते रहते हैं एक साथ।
तो अब इनकी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था उस रेडले हाउस में कि आखिर देखे तो इसमें रहता कौन है, घर किसका है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानने में काफ़ी ज़्यादा अब इंटरेस्टेड थे। तो जो स्काउट का भाई जेम है वो हिम्मत दिखाकर रेडले के घर के अंदर जाकर रेडले के घर को हाथ लगाकर आता है। तो स्काउट को ऐसा लग जाता है कि पर्दे के पीछे से ज़रूर उन्हें कोई देख रहा है। अब गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और डिल अपने घर चला जाता है। अब स्काउट भी स्कूल जाने लगती है क्योंकि ये 6 साल की बच्ची है, ये स्कूल जाने लगती है। और स्कूल का जो पहला दिन था उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि टीचर उसे पहले दिन ही डांट देती है। तो ऐसा ही दिन गुजरता है। जब स्काउट और जेम स्कूल से वापस आते हैं तो एक दिन उन्हें रेडले हाउस के पास जो एक ट्री है, पेड़ है, तो पेड़ में नीचे एक होल सा बना हुआ था। उस होल के पास उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। अब ये बच्चे सोचते हैं कि आखिर ये गिफ्ट्स यहाँ पर रखा किसने है। वो गिफ्ट्स वो सब लेकर चले जाते हैं और ऐसे ही कई बार उन दोनों बच्चों को वहाँ से गिफ्ट्स मिलते थे। अब बताइए गिफ्ट्स रखता कौन था? बू रेडले रखता था बच्चों के लिए गिफ्ट्स, क्योंकि ये दूर दूर से ही बच्चों के साथ प्यार जताता था। जब उसके भाई नाथन रेडले को ये बात पता चलती है तो वो उस होल को बंद कर देता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गर्मियाँ दोबारा आ जाती हैं और जो डिल है उनके पास वापस आ जाता है। तो फिर वह अपनी उसी कहानी की खोज में लग जाते हैं। वह तीनों फिर रेडले के घर चुपके से जाने लगते हैं। वह तीनों जब रेडले के घर गए तो उन्हें बू के भाई नाथन रेडले ने देख लिया और वह उन पर शूट करता है, गोली चला देता है। तो वह तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो जेम की जो पैंट है वो खिड़की में अटक जाती है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए पैंट्स को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अब जेम बाद में अपनी पैंट्स को लेने के लिए वापस रेडले के घर में जाता है। तो वह देखता है कि उसकी जो पैंट्स हैं वो तो फट गई थी, लेकिन उन्हें स्टिच करके अच्छे से वहाँ पर रख दिया गया था। अब यह कौन किया था ये तो पता नहीं था इन्हें, लेकिन जेम अपनी पैंट्स को उठाता है और अपने साथ लेकर चला आता है। अब सर्दियों का टाइम आया और मिस्टर एटिकस की पड़ोसी के घर में आग लग गई और स्काउट भी अपने फादर के साथ खड़ी होकर उसको देख रही थी। तो सर्दियों का टाइम था तो पीछे से कोई उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर चला जाता है। अब वह आदमी कौन था जिसने स्काउट के ऊपर ब्लैंकेट डाला वो तो पता नहीं था, लेकिन स्काउट को शक ज़रूर हो रहा था कि वो जो आदमी है वो कहीं ना कहीं बू रेडली हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। अब एक दिन कोर्ट में मिस्टर एटिकस के पास एक ब्लैक आदमी का केस आता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मिस्टर एटिकस एक लॉयर हैं, तो इसलिए मिस्टर एटिकस के पास एक ब्लैक आदमी का केस लड़ने के लिए आया है और वह ब्लैक आदमी था टॉम रॉबिन्सन। इस पर एक चार्ज था कि उसने एक वाइट लड़की जिसका नाम है माइला उसका रेप किया है। इस लड़की का बाप जो है बॉब एवल ये कहता है, ये इल्ज़ाम लगाता है टॉम रॉबिन्सन के ऊपर कि इसने मेरी बेटी का रेप किया है। लेकिन जो हकीकी बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो टॉम रॉबिन्सन था उसने कुछ ऐसा किया नहीं था, वो निर्दोष था। जो माइला नाम की लड़की है वो खुद उसको अपनी तरफ इनवाइट करती है और जब उसका पिता उसे पकड़ लेता है तो वो चार्ज लगा देती है कि ये ब्लैक आदमी मेरा रेप किया है। तो उस पर रेप चार्ज है टॉम रॉबिन्सन के ऊपर और यही केस मिस्टर एटिकस के पास आया है लड़ने के लिए। तो मिस्टर एटिकस ने इस ब्लैक आदमी को डिफेंस करने के लिए ये केस अपने हाथ में ले लिया। अब स्काउट और जेम को स्कूल में, पड़ोस में, टाउन में सब लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। जितने भी वाइट लोग थे इनकी कम्युनिटी में, जितने भी इनके टाउन में वाइट लोग थे, वो इन बच्चों को खरी खोटी सुनाया करते थे कि यार कैसे तुम्हारे पिता हैं, कैसे तुम्हारे फादर हैं, खुद वाइट होते हुए भी एक ब्लैक आदमी को डिफेंस कर रहे हैं जो कि खुद दोषी है जिसने एक वाइट लड़की का रेप किया है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस टाउन में गोरे काले का भेद था और हमेशा ही वाइट कम्युनिटी द्वारा ब्लैक कम्युनिटी को दबाया जाता था। जब पूरी वाइट कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गई तो इनकी मेड कलपूरिया जो थी इन बच्चों को अपने साथ अपने चर्च में ले गई, यानी ब्लैक लोगों के चर्च में ले गई, क्योंकि उनके पूरे टाउन में जितने भी वाइट कम्युनिटी के लोग थे इन बच्चों के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि इनका बाप एक ब्लैक आदमी को डिफेंस कर रहा था। तो
तो इनकी जो मेड थी इनको काफ़ी ख्याल रखती थी, जो कैलिफोर्निया थी वो अपने साथ ब्लैक लोगों के चर्च में ले गई और जहाँ पूरी वाइट कम्युनिटी इन बच्चों के खिलाफ थी वहीं ब्लैक लोगों ने इन बच्चों को गले लगाया। अब जिस दिन टॉम रॉबिन्सन पर केस चलाया जाना था उसके एक दिन पहले उस जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई जिसमें टॉम रॉबिन्सन को रखा गया था और वो भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई थी ताकि टॉम रॉबिन्सन को मार सके और वो भीड़ वाइट कम्युनिटी की थी, मतलब वाइट लोगों ने वो भीड़ इकट्ठा की थी टॉम को मारने के लिए क्योंकि वो एक काला आदमी था जिसको मार सके कि इसने एक वाइट लड़की का रेप किया है। फिर यहाँ पर स्काउट जेम और डिल भी आ जाते हैं और स्काउट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन कोर्ट में टॉम रॉबिन्सन का केस चलाया जा रहा था तो ये तीनों बच्चे भी ब्लैक लोगों की बालकनी में आकर उन्हीं ब्लैक लोगों के साथ इस केस को चलते हुए देख रहे थे। मिस्टर एटिकस ने ये प्रूफ किया कि ये लड़की माइला जो है झूठ बोल रही है। टॉम ने इसका रेप नहीं किया है जबकि इसने खुद इसे इनवाइट किया था और ये झूठ मूठ का टॉम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है जब ये खुद से पकड़ी गई तो। लेकिन देखो मिस्टर एटिकस को ये बात पता है कि वो इस केस को हार जाएंगे क्योंकि जो ये टाउन है इसमें नस्ल भेद बहुत ही ज़्यादा है और वाइट कम्युनिटी वाले कभी ब्लैक कम्युनिटी की बात को समझेंगे नहीं। केस के दौरान ब्लैक लोगों को दबाया जा रहा था, वाइट कम्युनिटी ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ थी और वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि टॉम ने रेप नहीं किया है और यहाँ तक कि जो जजमेंट देने वाले लोग थे वो भी ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ थे। टॉम को दोषी माना गया और उसे जेल में डाल दिया गया और टॉम जेल से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे गोली चलाकर मार दिया गया। अब देखो जो मिस्टर एटिकस थे उन्हें तो पहले से ही पता था कि वो इस केस को नहीं जीत पाएंगे मगर फिर भी इन्होंने पूरी कोशिश की एक ब्लैक आदमी को मतलब ये साबित करने की कि ये गलत नहीं है। लेकिन इसमें यही दिखाया गया है कि एक मॉकिंग बर्ड को यानी एक इनोसेंट आदमी को मार दिया गया जिसकी गलती नहीं थी तब भी, और उसका ये जो टाइटल है यही बात बताता है कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ऐसी चिड़िया को मार देना जो किसी का नुकसान नहीं करती, इनोसेंट होती है। अब जो उस लड़की माइला का बाप था बॉब जिसका नाम था वो मिस्टर एटिकस को धमकी देता है क्योंकि मिस्टर एटिकस ने भले केस हारा लेकिन सच्चाई लोगों के सामने रखी। ये अलग बात है कि लोग उसे एक्सेप्ट ना करें, तो वो एटिकस को धमकी देता है। तो एक रात जब उसके दोनों बच्चे स्काउट और जेम अपने घर वापस आ रहे थे तो बॉब ने इन दोनों बच्चों पर अटैक कर दिया। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बॉब से इन बच्चों को बचाने लगा। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था तो स्काउट देख नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है जो हमें इस आदमी से बचा रहा है। तभी उस आदमी और बॉब के बीच में हाथापाई हो जाती है और बॉब मारा जाता है। वह आदमी जेम और स्काउट को बचाकर उनके घर लाता है। तब स्काउट देखती है कि ये आदमी कोई और नहीं जबकि बू रैडली है और यही रेडली जिसको हमेशा से लोग गलत बताते थे, गलत लोग उसको समझते थे जबकि ये तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस रैडली ने तो इसके भाई और इसकी जान बचाई। अब स्काउट को अपने फादर की सिखाई हुई बात याद आती है जो इसके फादर ने इसको इस नावल के स्टार्ट में सिखाया था कि इस दुनिया में किसी को भी जज करने से पहले उस आदमी के नज़रिए से भी इस दुनिया को देखना चाहिए जिससे तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। तो इसके बाद स्काउट रेडले के घर में जाती है, उसकी बालकनी में जाती है और वहाँ उसकी बालकनी में खड़ी होकर स्काउट इस पूरी दुनिया को बू रैडले की नज़र से देखती है और इस तरह से ये नॉवेल ख़त्म हो जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से वाइट एंड ब्लैक लोगों के बीच में दिखाया गया है कि जिन्हें हमेशा से दबाया जा रहा है, ब्लैक लोगों को वो इनोसेंट होते हुए भी मारा गया। तो आई होप कि आपको ये नॉवेल पसंद आया होगा।